रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। शहर का पुराना इलाका धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। दुकानों के शटर आधे बंद, सड़क पर उड़ती धूल और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। इसी इलाके के कोने पर एक पुराना ई रिक्शा स्टैंड था, जहां रात में मुश्किल से 2-3 चालक ही दिखते थे। निखिल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला लड़का, तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। भैया, कोई मुझे रतनपुर गांव छोड़ देगा क्या? उसने हाफते हुए पूछा। पास बैठे ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगे। एक बूढ़ा चालक बोला, इतनी रात को रतनपुर, तुम ठीक तो हो बेटा? दूसरा तुरंत बोला, अरे नहीं भाई, उस तरफ रात में कोई नहीं जाता। निखिल हैरान, क्यों भैया, रास्ता खराब है क्या? तीसरा आदमी धीरे से बोला, रास्ता नहीं, वक्त खराब है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर बूढ़ा चालक बोला, बेटा अगर जाना है तो सुबह जाओ, अभी वापस घर चले जाओ। लेकिन निखिल मजबूर था। भैया, मुझे आज ही पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है, पैसे ज्यादा ले लो, बस छोड़ दो। सभी ने साफ मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा। तभी पीछे से एक ई रिक्शा धीरे धीरे उनकी तरफ आया। रिक्शा रुकता है और उसमें बैठा एक दुबला पतला आदमी निखिल को घूरने लगा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ जानती हो। वो धीरे से बोला, रतनपुर जाना है? निखिल तुरंत बोला, हाँ भैया। बाकी ड्राइवर घबरा गए। अरे रामू, पागल हो गया क्या? मत ले जा इसे। लेकिन वो आदमी यानी रामू हल्का सा मुस्कुराया। हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। फिर निखिल से बोला, चलो छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। निखिल, क्या? रामू धीरे से झुककर बोला, रास्ते में अगर कोई आवाज दे तो पीछे मत देखना। निखिल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया, भैया आप भी ना डराते हो। रिक्शा धीरे धीरे सुनसान सड़कों से गुजरने लगा। शहर पीछे छूटता जा रहा था। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और लंबा सुनसान रास्ता। कुछ देर बाद निखिल बोला, भैया लोग इतना डरते क्यों हैं रतनपुर से? रामू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात में इंसान नहीं, कुछ और चलता है। निखिल हंस पड़ा, मतलब भूत प्रेत? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रिक्शा की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। अब रास्ता पूरी तरह जंगल से घिर चुका था। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। कभी ऐसा लगता कोई साथ चल रहा है, कभी लगता कोई दूर से देख रहा है। अचानक रिक्शा अपने आप धीमा हो गया। निखिल बोला, कभी ऐसा लगता कोई साथ चल रहा है, कभी लगता कोई दूर से देख रहा है। अचानक रिक्शा अपने आप धीमा हो गया। निखिल बोला, क्या हुआ? रामू धीरे से बोला, हम आधे रास्ते आ चुके हैं, आगे मैं नहीं जाऊंगा। और याद रखना, उसने निखिल की आंखों में देखा, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। निखिल मजबूरी में उतर गया। रिक्शा तुरंत मुड़ा और बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। अब निखिल बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और डरावनी खामोशी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही उसे दूर एक टूटी हुई चाय की दुकान दिखाई दी, जिसमें एक हल्की लालटेन जल रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं, उसने सोचा। वो वहां जाकर बैठ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू होने वाला है। निखिल उस टूटी हुई चाय की दुकान के पास बैठा था। हल्की सी लालटेन टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी में आसपास की चीजें और भी डरावनी लग रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे तेज सुनाई दे रही थी। बस 5 मिनट आराम करके निकल जाता हूं, उसने खुद से कहा। वो लकड़ी की बेंच पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है?
उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट। तभी टक टक टक, किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी और फिर अंधेरे से एक लंबा दुबला आदमी बाहर आया। कंधे पर फटा कंबल, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें गहरी और अजीब। निखिल थोड़ा पीछे हटा। भैया आप? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो इस वक्त? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। निखिल ने जल्दी जल्दी कहा, मुझे रतनपुर जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा। वो आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, रात में रतनपुर? निखिल, हाँ, बहुत जरूरी काम है। वो आदमी धीरे से हंसा। जरूरी काम या जरूरी गलती? निखिल को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन डर बढ़ गया। भैया अगर आप उधर जा रहे हो तो मुझे साथ ले चलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वो आदमी बोला, चल सकता है, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। निखिल तुरंत बोला, हाँ मानूंगा। वो आदमी थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, पहली बात, चलते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरी बात, अगर कोई आवाज दे जवाब मत देना। तीसरी बात, रास्ते में जो भी दिखे उसे सच मत मानना। निखिल थोड़ा घबरा गया। ये सब क्यों? वो आदमी अचानक गुस्से में बोला, ज्यादा सवाल मत पूछो, मान सकते हो तो चलो, नहीं तो यहीं रहो। निखिल चुप हो गया। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मैं सब मानूंगा। वो आदमी मुड़ा, तो चलो। फिर खतरनाक रास्ता। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। अब रास्ता और भी संकरा हो गया था। पेड़ इतने पास थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आई। बचाओ प्लीज, कोई है? निखिल रुक गया। उसका दिल कांप गया। भैया कोई लड़की? वो आदमी तुरंत चिल्लाया, रुको मत और पीछे मत देखो। आवाज फिर आई, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। निखिल के पैर जैसे जम गए। उसका मन कर रहा था पीछे देखने का। तभी वो आदमी धीरे से बोला, अगर तुमने पीछे देखा तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। निखिल ने अपनी आंखें बंद की और खुद को रोका, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। भैया मेरे पैर, कोई पकड़ रहे मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी तुरंत बोला, हाथ आगे बढ़ाओ। निखिल ने कांपते हुए हाथ आगे किया और उस आदमी ने जोर से उसे खींच लिया। एक झटके में निखिल आगे गिर पड़ा और पीछे की पकड़ अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर वो आदमी बोला, अगर मैंने तुम्हें नहीं खींचा होता तो तुम अभी उसी अंधेरे में फंस जाते। निखिल का गला सूख गया। ये क्या था? वो आदमी धीरे से बोला, ये रास्ते की चीजें हैं। कुछ देर बाद जंगल खत्म होने लगा। दूर से कुछ घरों की हल्की हल्की परछाइयां दिखने लगी। वो आदमी बोला, हम पहुंच गए। निखिल ने राहत की सांस ली। थैंक यू भैया, अगर आप नहीं होते तो। वो आदमी बीच में ही बोल पड़ा, अभी शुक्रिया मत बोलो, असली खतरा तो गांव के अंदर है। निखिल उस आदमी की बात सुनकर ठिठक गया। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। निखिल उसके पीछे पीछे गांव में घुस गया। चलो अंदर चलकर समझाता हूं। अजीब गांव। रतनपुर गांव बाहर से बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे निखिल को कुछ अजीब महसूस हुआ। सारे घर बंद, कहीं कोई इंसान नहीं, न कुत्तों की आवाज न किसी की बात। भैया यहाँ कोई रहता नहीं क्या? वो आदमी बोला, रहते हैं, लेकिन रात में कोई बाहर नहीं निकलता। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी
एक घर के अंदर से हल्की सी खिड़की हिली, जैसे कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही निखिल ने देखने की कोशिश की, वो खिड़की तुरंत बंद हो गई। देखा, आदमी बोला, यहाँ के लोग डरते हैं। वो आदमी निखिल को एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने ले गया। यहीं रुक जाओ आज रात। निखिल ने राहत की सांस ली। दोनों अंदर गए। अंदर एक औरत बैठी थी। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, आप फिर उस रास्ते पर गए थे ना? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। कितनी बार कहा है मैंने, रात में वहां मत जाया करो। आदमी बोला, आज एक लड़के की जान बचाकर लाया हूं। औरत ने निखिल की तरफ देखा। ये लड़का उस रास्ते से आया है? निखिल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। औरत का चेहरा एकदम डर से भर गया। हे भगवान, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। निखिल ने पूछा, भैया सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि इस गांव के बाहर रात में एक साया घूमता है। निखिल की सांस अटक गई। और वो करता क्या है? आदमी की आंखें भर आईं। वो लोगों को अपने साथ ले जाता है, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। निखिल ने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आदमी बोला, क्योंकि मेरा बेटा भी उसी साये के साथ गया था। निखिल चौंक गया। क्या? औरत रोने लगी। 1 साल हो गया, हमारा बेटा उसी रास्ते से गया था, आज तक वापस नहीं आया। हर रात आप उसे ढूंढने जाते हो और हर सुबह खाली हाथ लौटते हो। अब बस करो प्लीज। निखिल का गला सूख गया। मतलब वो मर गया? आदमी ने सिर झुका लिया। पता नहीं, कभी कभी लगता है वो आसपास ही है, पर जैसे ही पकड़ने जाता हूं हवा में गायब हो जाता। तभी बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। हुस्स, दरवाजा अपने आप हिलने लगा। ठक ठक ठक। निखिल डर गया। ये क्या है? औरत घबरा कर बोली, ये वही है। आदमी तुरंत खड़ा हो गया। साया पास आ गया है। निखिल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन ये यहां क्यों आया? आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, क्योंकि अब ये तुम्हारे पीछे है। निखिल चिल्लाया, मेरे पीछे? क्यों? आदमी बोला, तुमने रास्ते में उसकी आवाज सुनी थी ना? निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, एक लड़की रो रही थी। आदमी जोर से बोला, वो लड़की नहीं थी, वो उसी साये की आवाज थी। जो भी उसकी पुकार सुनता है वो उसके निशान पर आ जाता है। निखिल का दिल जैसे रुक गया। मतलब अब वो मुझे। तभी दरवाजे के नीचे से काली छाया अंदर आने लगी, धीरे धीरे फैलती हुई। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुम मेरे हो। निखिल दीवार से चिपक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये मुझे क्यों चाहता है? वो आदमी जिसका नाम अब पता चला, धर्मपाल, जल्दी से एक पुरानी थैली उठा लाया। उसमें से राख जैसी चीज निकाली। पीछे हट जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। निखिल और वो औरत तुरंत कोने में हट गए। धर्मपाल ने वो राख हवा में फेंकी। जैसे ही राख उस काली परछाई पर गिरी, एक तेज चीख गूंजी। परछाई पीछे हट गई और धीरे धीरे दरवाजे के बाहर खिसक गई। कमरे में फिर से हल्की रोशनी आ गई। सन्नाटा और डर। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। निखिल कांपते हुए बैठ गया। ये क्या था? धर्मपाल ने भारी सांस लेते हुए कहा। वो वही साया था। आज तक वो दिन में कभी नहीं आया। औरत घबरा कर बोली, इसका मतलब ये लड़का खतरे में है। असली कारण? निखिल ने डरते हुए पूछा। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? धर्मपाल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम यहां किसी वजह से आए हो और वो वजह उस साये से जुड़ी है। डरना मत, अगर सच तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। निखिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। समझ जाओगे अगर सच जानना चाहो। तीनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे सब कुछ देख चुकी हों। अम्मा धीरे धीरे अंदर आईं और बोली, बेटा, तुम यहाँ किस काम से आए हो? निखिल ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक पुराना गोदाम ढूंढने आया हूं। वहां कंपनी के कुछ जरूरी कागज रखे हैं। धर्मपाल और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे।
उनके चेहरे पर डर साफ था। गोदाम? धर्मपाल ने धीरे से कहा। वही पुराना जला हुआ गोदाम? हाँ वही। अम्मा ने गहरी सांस ली। तो यही वजह है। अम्मा बोली। उस गोदाम में सालों पहले आग लगी थी। कई मजदूर अंदर ही जलकर मर गए, लेकिन वो हादसा नहीं था। निखिल चौंका। मतलब? धर्मपाल बोला, किसी ने जानबूझकर आग लगवाई थी, बीमा के पैसे के लिए। क्या? अम्मा बोली। उन मजदूरों की आत्माएं आज भी वहां फंसी हुई हैं, और वो साया उन्हीं सब का मिला जुला गुस्सा है। निखिल ने डरते हुए पूछा, तो फिर वो मेरे पीछे क्यों है? अम्मा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि तुम सच तक पहुंच सकते हो। जिस कागज के लिए तुम आए हो, वही उस आग का सच छुपाता है। धर्मपाल बोला, अगर वो सच बाहर आ गया तो उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और साया खत्म हो जाएगा। निखिल का दिमाग घूम गया। मतलब अगर मैं वो कागज ढूंढ लूं तो मैं बच सकता हूं। अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो वही साया तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। तभी बाहर से फिर वही ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा जोर से हिलने लगा। धड़ धड़ धड़, और इस बार परछाई दरवाजे के ऊपर से अंदर घुसने लगी। कमरे की दीवारें काली होने लगी। समय खत्म। निखिल चिल्लाया। अब क्या करें? धर्मपाल ने उसका हाथ पकड़ा। गोदाम जाना होगा अभी, वही सच है और वही तुम्हारी जान बच सकती है। बाहर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। आसमान काला, हवा तेज और हर तरफ वही साया घूमता हुआ महसूस हो रहा था। धर्मपाल ने निखिल का हाथ कसकर पकड़ा। भागो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दोनों तेजी से घर से बाहर निकले। पीछे से वो औरत चिल्लाई, सावधान रहना। गांव की गलियों से दौड़ते हुए दोनों उस पुराने रास्ते की तरफ बढ़े, जहां दूर से ही एक जला हुआ टूटा हुआ ढांचा दिख रहा था। वही गोदाम। निखिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भैया, अगर हम देर हो गए तो? धर्मपाल बोला, तो वो साया हम दोनों को खत्म कर देगा। दोनों गोदाम के अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी खतरनाक था। जली हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां, हर जगह काले हाथों के निशान और हवा में जले हुए मांस जैसी गंध। निखिल के पैर कांपने लगे। ये कैसी जगह है? धर्मपाल धीरे से बोला, यहीं सब मरे थे। गोदाम के कोने में एक पुरानी लोहे की अलमारी पड़ी थी। उसका ताला टूटा हुआ था। धर्मपाल ने जल्दी से उसे खोला। अंदर ढेर सारी पुरानी फाइलें थीं। जल्दी ढूंढो, वो चिल्लाया, वो रजिस्टर जिसमें सच लिखा है। निखिल तेजी से कागज पलटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे एक मोटी पुरानी फाइल मिली। उसने उसे खोला और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो फाइल में साफ लिखा था, आग हादसा नहीं थी। गोदाम मालिक ने खुद आग लगवाई थी ताकि बीमा का पैसा मिल सके और मजदूरों की मौत को छुपा दिया गया। निखिल के हाथ कांपने लगे। इतने सारे लोग जानबूझकर मारे गए। धर्मपाल बोला, यही सच है जो उन आत्माओं को चाहिए। तभी धड़ाम, गोदाम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में वो काला साया प्रकट हो गया। इस बार पहले से भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक। उसकी आवाज गूंजी,